तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पॉजिटिव पंखे ने अपनी लाइंस निकालनी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज से लाइंस लगातार बाहर निकलती रहती हैं, ये वही लाइंस हैं एग्जैक्टली। अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, 0,0 पे खड़ा हूँ, तो प्लस माइनस a/2 मतलब x में a/2 माइनस a/2, ये मेरे दो दीवारें हो गई। ठीक है, प्लस a/2 तक जाना है, यहाँ पे माइनस a/2 तक, ये मेरी दो दीवारें हो गई। y में भी प्लस a/2 माइनस a/2, दो दीवारें ये हो गई। z में भी प्लस a/2 माइनस a/2। हो गया कमरा बंद, हो गया कमरा बंद। तो बच्चों, हर चैप्टर का एक दिल होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जो चैप्टर का कोर होता है, और ये बात जेई और नीट वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी तो इससे ज्यादा सवाल बनाते हैं। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है, और टॉपिक का नाम है गॉस लॉ। अब बच्चों, गॉस लॉ को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। और कभी भी आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज को अपने क्लासरूम में इमेजिन करते हैं तो कैसे हम फुर्ती से उसकी लाइंस बाहर की तरफ निकालना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप फील कर पा रहे हो तो उससे लाइंस लगातार रेडियली आउटवर्ड निकलती रहती है। तो अगर इस डायग्राम को आप महसूस कर पा रहे हैं, अगर इस डायग्राम को आप फील कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख पा रहे हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, वो सारी चीजें समझाने के लिए मेरे पास यहां पर एक छोटा सा सेटअप है। अब इस सेटअप में मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और आपको यहां पॉजिटिव चार्ज ना दिखते हुए पंखा दिख रहा होगा, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं। तो कैसे बनने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? जैसी मैं इस पॉजिटिव पंखे को स्टार्ट करूंगा, वैसी इससे लाइंस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इसको स्टार्ट करता हूं, देखना अच्छे से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पॉजिटिव पंखे ने अपनी लाइंस निकालनी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज से लाइंस लगातार बाहर निकलती रहती हैं, ये वही लाइंस हैं एग्जैक्टली। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, कैसे फॉर्मूला आता है, वो सारी बात समझने के लिए हमको सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा एक एरिया। अगर आप एक एरिया इमेजिन करें और उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आड़े लगाना स्टार्ट कर दे, तो कुछ लाइंस की संख्या इस एरिया से पास करना स्टार्ट कर देती है, और जितनी भी लाइंस की संख्या इस एरिया से पास करना स्टार्ट कर देती हैं, इसी मेजरमेंट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो चलो मैं तुमको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बता देता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी लाइंस आर पार जा पा रही हैं, आड़े आ रही हैं, वो सारी लाइंस की संख्या का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब बच्चों, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट कर देंगे यहां पर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और अच्छा समझने के लिए, इसके फॉर्मूले को समझने के लिए हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि लाइंस की संख्या कब ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, कब बारिश में आप ज्यादा गीले होते हो? जब बारिश तेज हो रही होती है, राइट? जब बारिश की डेंसिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम बोले कि कब ज्यादा लाइंस पास करेंगी, तो आप कह सकते हैं जब ये बाल इसके पास पास होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बड़े करीब करीब होंगी। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के क्लोजर होंगी, एक दूसरे के पास होंगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। यह बात बिल्कुल 100% ट्रू है। साथ ही साथ जितना बड़ा एरिया इमेजिन करोगे, इतना बड़ा जाल उठा के समुद्र में डाल दिया तो ज्यादा मछलियां फंसने वाली हैं। या आप एक बड़ी सी तश्तरी लेके, बड़ी सी प्लेट लेके बरसात में खड़े हो तो ज्यादा बरसात इकट्ठा होने वाली है। इसका मतलब है कि मोर द एरिया मोर विल द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो दो फैक्टर्स तो बहुत अच्छे से सारे बच्चों को समझ में आ जाते हैं कि सर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ज्यादा एरिया होना चाहिए। अगर ये दो चीजें ज्यादा है तो हमें ऑफकोर्स सी बात है ज्यादा फ्लक्स मिलने वाला है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर जो कि बच्चे यहां इमेजिन नहीं कर पाते, वो तीसरा फैक्टर फ्लक्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, एंड दैट इज द एंगल। अगर बच्चों आप इमेजिन करें कि वो जो बारिश में आप खड़े थे एक प्लेट लेके या परात लेके, वो परात लेके या प्लेट लेके अगर आप खड़े हो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, और वो परात आप ऐसे टेढ़ी लेके खड़े हो, तो क्या कोई भी बारिश का पानी इकट्ठा होगा?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सिमिलरली अगर इस एरिया को मैं सही एंगल पे ना रख के गलत एंगल पे रखूं तो क्या कोई भी लाइंस इससे आर पार हो पाएगी? नहीं सर। इसका मतलब हमारा एक तीसरा फैक्टर जो यहां फ्लक्स को अफेक्ट करता है वो है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर। अब जैसे ही मैं यहां पर एरिया वेक्टर वर्ड बोलता हूं ना तो कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे सर, कुछ कहा आपने, एरिया वेक्टर? जरा थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इस सेटअप को जरा हटाते हैं और एरिया वेक्टर को अच्छे से इमेजिन करते हैं। तो बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला और एरिया वेक्टर, ये सारी चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जरा एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से फील हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं एक तरफ से। यहाँ पर हमारा एक एरिया है जो कि मैंने अभी आड़े नहीं लगाया है, ना ऐसे लगाया है कि लाइंस ना ही जा पाए, बट मैंने किसी एंगल पे इसको टिल्ट करके रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया है और यहां पर एक एंगल है। तो यहां पर हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया और तीसरा एक एंगल। लेकिन ये एंगल किसके बीच का है? एंगल तो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होता है ना सर। तो यहां पे दो वेक्टर्स वो कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला वेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा एक डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बोलने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है? तो बच्चों, जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा और आप जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तब आपको याद करना पड़ेगा कि आप एरिया को वेक्टर मानते थे। और एरिया, अगर हम बोले छोटा एरिया है तो उसको तो 100% वेक्टर ही बोला जाता था। हमें जब जरूरत नहीं पड़ती तब हम मना कर देते हैं कि एरिया की अभी कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम फ्लक्स जैसी चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमें एंगल की जरूरत पड़ती है, और जब एंगल की जरूरत पड़ती है तो हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बना लेते हैं। अब यहां पर मैग्नीट्यूड तो सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड से मिल जाएगा, या सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर से मिल जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहां होती है सर? तो बच्चों, जब भी आप एरिया वेक्टर को इमेजिन करें ना तो हमेशा उसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर इमेजिन करना स्टार्ट कर दें। तो यहां पे भी अगर आप मेरा डायग्राम देख पा रहे होंगे तो जो एरिया वेक्टर है वो एरिया के परपेंडिकुलर दिखाया जाता है हमेशा। अब जैसे कि आपको एरिया वेक्टर भी दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रही है, एरिया वेक्टर भी दिख रहा है, तो अब आपको दोनों के बीच का एंगल भी नजर आ रहा होगा। और जैसे ही आपको वो एंगल नजर आ गया तो आपको समझ में आ गया ये एंगल कैसे बनाया जाता है और कहां दिखाया जाता है। अब यहीं से हम लोग को फ्लक्स का फॉर्मूला मिल जाता है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सेम लाइक जैसे आप वर्क डन लिखते थे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये जो डॉट प्रोडक्ट है तब आता है जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अलोंग आके मल्टीप्लाई होना चाहता है। तो फोर्स और वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होना चाहते थे एक दूसरे के अलोंग आके, तब जाके डॉट प्रोडक्ट लगा था। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के अलोंग जाना चाहती है या एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आना चाहता है और मल्टीप्लाई होके फ्लक्स बनाना चाहता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, अगर इसको खोल के लिखिए, अगर इसका मॉड लगा दें तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है जी। तो मेरे को नहीं लगता फ्लक्स के फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। फ्लक्स बहुत ही आसान चीज है जो सारे बच्चे समझ सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम इसके यूनिट सिस्टम की बात करें तो ये बन गया हमारा वोल्ट पर मीटर, या आप इसको न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट सिस्टम भी तैयार है। अब बच्चों, यहां पर अगर आप एरिया वेक्टर को थोड़ा फील कर पाए कि एरिया के परपेंडिकुलर होता है तो एक कॉमन प्रश्न बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एरिया वेक्टर में हम एरिया को ऊपर ही क्यों ले रहे हैं परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता था, राइट? तो बच्चों, अगर कोई भी फ्लैट सरफेस है, कोई भी 2D फिगर है, 2D फिगर मतलब जो तुम अपनी कॉपी पे बना पाओ, 2D फिगर का मतलब जो मैं अपने बोर्ड पे दिखा पाऊं, ऐसे अपने बोर्ड पे दिखा पाऊं, मेरा बोर्ड भी 2D है। तो अगर हम किसी 2D फिगर की बात करते हैं तो 2D फिगर में हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा एरिया वेक्टर कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किधर भी डायरेक्शन को प्लस ले सकते हैं, किधर भी डायरेक्शन को माइनस ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जैसी हवा चली वैसा एरिया वेक्टर, मतलब जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बह रही हैं उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी उड़ा देते हैं।
इस चक्कर में हमें फ्लक्स के फॉर्मूले में हमें cos थीटा ज्यादातर केसेस में जब भी हम ओपन सरफेस के या 2D सरफेस की बात करें, सो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर हम बोथ डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहां करेंगे, हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो के साथ करेंगे, फ्लो के साथ। अब ऐसा ही बोल सकते हैं, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ठीक है जी, तो ये आपको छोटा सा मेरी तरफ से एक हिंट है कि आप ओपन सरफेस के लिए या एक फ्लैट सरफेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर कैसा इमेजिन करेंगे। अगर आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ ले जाता हूं जिसका नाम है गॉस लॉ। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब जरा पिक्चर को और आगे लेके चलते हैं और एरिया वेक्टर थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े सरफेस के लिए इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं किसी कर्व्ड सरफेस की, जैसे इमेजिन करिए कि मैं यहां पर कोई एक कर्व्ड सरफेस उठा लूं, ठीक है, तो मान लीजिए ये अभी फ्लैट सरफेस है और मैं इसी को हल्का सा मोड़ दिया। अगर मैंने इसको मोड़ दिया तो फिर तो एरिया वेक्टर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। अब इसके परपेंडिकुलर यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एरिया वेक्टर हमेशा छोटे छोटे तिनके की तरह इमेजिन करने, छोटे छोटे पैचेस की तरह इमेजिन कर दें। और अगर छोटे छोटे एरिया वेक्टर बनाने हैं तो वो हमेशा बाहर की तरफ बनेंगे। अब ऐसा भी कह सकते हैं, दे विल ऑलवेज बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड। कौन सी साइड होंगे? हमेशा कॉन्वेक्स साइड होंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर एरिया वेक्टर किसी कर्व के लिए इमेजिन करते हैं, कर्व के लिए, सो फॉर अ कर्व, अगर हम किसी कर्व की बात करें, सो दिस इज ऑलवेज ऑन द आउटर साइड। आप आउटर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, आउटर साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, आउटर साइड। और कॉन्वेक्स साइड भी कह सकते हैं। तो इससे आपको फील आ जाएगा कि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो कर्व्ड सरफेस पे भी कैसा दिखता है। तो जैसे कि यहां पे आपको एक कर्व्ड सरफेस दिख रहा है और आपको छोटे छोटे एरिया वेक्टर यहां पे इमेजिन करने हैं। कैसे छोटे छोटे? डीए वेक्टर या डीएस वेक्टर, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लिखते हैं। सो डीए डीएस जो भी आप कहो, वो दोनों जगह से एक ही बात है। ये छोटे छोटे जो कांटों की तरह निकले हुए हैं, इन्हीं को आप कह सकते हैं एरिया वेक्टर फॉर अ कर्व्ड सरफेस, राइट। अब क्या होता है, जब हम क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं और हम बच्चों के पूरे मजे ले रहे होते हैं, तो हम बच्चों से कह रहे होते हैं, बच्चों एरिया वेक्टर कहां बनेगा? तो बच्चे कहते हैं, सर इसमें हम ध्यान रखेंगे कि कर्व्ड सरफेस में कॉन्वेक्स साइड बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? कॉन्वेक्स साइड बनाया जाएगा, उठी हुई साइड बनाया जाएगा। ओके, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ फिगर्स आ जाते हैं जो हमारा दिमाग उड़ा देते हैं। और अगर हमारा दिमाग उड़ा दे तो ऐसी कोई फिगर भी पॉसिबल है बच्चों, है ऐसी कोई फिगर भी पॉसिबल। परेशान मत होइए, हमारे सिलेबस में ये सब आने नहीं वाला है। लेकिन हाँ, ऐसी भी कोई फिगर्स हो सकती है जिनका आप एरिया वेक्टर किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा वो इमेजिन करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, सर में दर्द होगा। लेकिन परेशान मत होइए, हमें जो सरफेस मिलने वाले हैं उनका एक उठाव अलग दिखेगा, दबा हुआ अलग से दिखेगा, तो हमें एरिया वेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर तुम्हें एरिया वेक्टर थोड़ा थोड़ा कर्व सरफेस के लिए समझ में आ गया, तो तुमको एरिया वेक्टर पूरा पूरा समझ में आएगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो इस क्लोज सरफेस के इमेजिनेशन के लिए मैं हमेशा बच्चों को एक कटहल का एग्जांपल देता हूं। कटहल, जैक फ्रूट। अब ये जो जैक फ्रूट होता है, कटहल होता है, इस कटहल में कैसे कांटे बाहर निकल रहे होते हैं। सिमिलरली आप कैक्टस भी इमेजिन कर सकते हैं, सिमिलरली आप पाइनएप्पल भी इमेजिन कर सकते हैं, कैसे उससे कांटे लगातार बाहर निकल रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपके हाथों में जो चुभ रहे हैं वो हैं छोटे छोटे एरिया वेक्टर। और ध्यान रखेंगे, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो गया, आपका कमरे से लेकर आपके क्लासरूम तक सारे सरफेस जो क्लोज होते हैं उनसे एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं और हर जगह परपेंडिकुलर होते हैं। इसको एक इंग्लिश में सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। एक शब्द में लिख सकते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर और आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। इसी को हम अगर एक वेक्टर से शो करें तो आप देखोगे कि किताबों में वो लोग एन कैप का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है, इसलिए उसको एन कैप के नाम से बोला जाता है। कोई बोले माइनस एन कैप तो समझ जाना, अय्या लग गई। अब
घुस गया अंदर, है माइनस एन कैप, और एन कैप बाहर, माइनस एन कैप अंदर, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो आपको एरिया वेक्टर समझ में आया, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आया, और आपको फ्लक्स की पूरी फीलिंग मैं देने की कोशिश कर रहा हूं विद एरिया वेक्टर, ठीक है जी। अब क्या फर्क पड़ता है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है गॉस लॉ, हम उसकी तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बातों को। क्या फर्क पड़ता है इस एरिया वेक्टर के टेढ़े मेढ़े होने से और आउटवर्ड होने का, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्लोज सरफेस में ऐसा क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम जब गॉस लॉ की बात करते हैं तो वो क्लोज सरफेस की तरफ हिंट करता है, तो क्लोज सरफेस में ऐसा क्या होता है और इस एरिया वेक्टर से हमको क्या फर्क पड़ता है, जरा इस बात को समझते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा क्लोज सरफेस की तरफ चलते हैं, कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर आप कोई क्लोज सरफेस, जैसे आलू इमेजिन करें, अरे सर इमेजिन कर लिया आलू, तो देखो मेरे पास भी एक आलू है, मैं अपना आलू दिखाता हूं, देखो ये देखो एक आलू मेरे पास भी है, थोड़ा बड़ा, अरे सर ये कौन से लाए इतना बड़ा, अरे अलग से लाए सब्जी वाले से, ये देखो एक आलू ये भी है, ठीक है। जरा इसको इमेजिन करो, और ये जो मैंने इसमें टूथपिक लगा रखी है, ये टूथपिक किसकी फीलिंग दे रही है पता है? ये टूथपिक फीलिंग दे रही है एरिया वेक्टर्स की। तो एरिया वेक्टर इससे लगातार बाहर की तरफ कांटों की तरह निकले हुए हैं क्लोज सरफेस से, सबको समझ में आ गया है, राइट। अब क्या होता है इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, जरा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कमरे में रखा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही हैं यहां से लगातार। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आ रही हैं, ये हमारा एरिया वेक्टर बैठा हुआ है, ये हमारा क्लोज सरफेस बैठा हुआ है, इसके इतने सारे एरिया वेक्टर दिख रहे हैं। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस में घुसने की कोशिश करती है तो उसको यही कांटे चुभते हैं, राइट। यही एरिया वेक्टर उसको चुभने स्टार्ट हो जाते हैं, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई वेक्टर चुभ रहा है, तो इमेजिन करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और ये एरिया वेक्टर है, ऐसे चुभने के लिए बैठा है। तो चुभने के लिए अगर बैठा है तो ऐसे में दे मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां पर आप सारे लोग जानते होंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो बेटा ये बात कर्व्ड सरफेस पे या ओपन सरफेस पे इतनी लगती नहीं है ज्यादा, बट क्लोज सरफेस, क्योंकि हम गॉस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्लोज सरफेस में बड़ी खास बात होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेके घुसने की कोशिश करोगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया चुभेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया वेक्टर्स चुभते हैं, चुभते हैं, दिल पे लग जाएगी, चुभते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर चुभते हैं तो यहां ऑब्ट्यूस एंगल बनते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनते हैं तो कॉस थीटाज नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा फ्लक्स भी नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है। केवल कब, केवल कब, केवल कब? जब आप ओहो मेरी चुप गया जब आप एंटर करने की कोशिश करते हो, तो जैसे मैं इसमें एंटर कर रहा हूं, ओहो हो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मार डाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चुभते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसी जुगाड़ पट्टी का काम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चुभने लगते हैं, राइट। ये समझ में आ गया तुमको? वैसी 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 जब हम बाहर निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहती है चलो मैं अंदर घुस गई, अब मैं बाहर निकल रही हूं, अब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो देखो बाहर निकलने में कोई भी वेक्टर इससे कह नहीं रहा कुछ, सारे वेक्टर कह रहे हैं हाँ हाँ जाओ, वहीं जाना है, यहीं जाना है, सही जा रहे हो। इसका मतलब बाहर निकलते समय हमें ऑब्ट्यूस एंगल नहीं मिलते। सो व्हेन वी कम आउट, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट ऑफ द सरफेस, यहां से जब सरफेस से बाहर निकलती है तो आप देख सकते हो कि एंगल अब ऑब्ट्यूस नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब एग्जिट करते समय हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया वेक्टर यहां लिख देते हैं, एरिया वेक्टर नहीं चुभते। और अगर नहीं चुभते इसका मतलब है कि हम लोग एक्यूट एंगल्स बना रहे हैं, और अगर हम लोग एक्यूट एंगल्स बना रहे हैं तो हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव ही होने लगता है। तो
तो ये केवल क्लोज सरफेस में हो पाता है। अगर आप ऐसे ओपन सरफेस लेके बैठे हो और बोलो यहां से आए यहां से निकले, यहां भी तो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं बेटा। ऐसे घर का केवल दरवाजा बना के ये नहीं बोल सकते कि ये अंदर है ये बाहर है, केवल दरवाजे को देके नहीं बोल सकते हैं, पूरा घर का कमरा होना चाहिए, राइट, तब बोलोगे ये अंदर है ये बाहर है। केवल दरवाजा है, इस दरवाजे से क्या देख के बता पाओगे अंदर हो बाहर हो, यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो, कहाँ हो, अंदर हो, हमें क्या पता घर इस तरफ है या इस तरफ है, राइट। तो इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं बोलते, कभी भी ओपन सरफेस में ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जब भी क्लोज सरफेस की बात आती है हम ये बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बात तुमको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेनी चाहिए इस समय, कि घुसते समय फ्लक्स नेगेटिव और निकलते समय फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस बात को एक लाइन में लिख दूं, एंटरिंग इज पॉजिटिव, सॉरी, एंटरिंग इज नेगेटिव एंड एग्जिटिंग इज पॉजिटिव। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये गॉस लॉ कहां है, अभी तक गॉस लॉ नहीं आया सर, गॉस लॉ पढ़ने आए हैं। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, भूमिका बनानी पड़ती है हर चीज की, तो थोड़ी थोड़ी भूमिका बना रहे हैं हम गॉस लॉ की। आ रहा है गॉस लॉ, रास्ते में आ चुका है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस फील हो गया, क्लोज सरफेस में फ्लक्स समझ में आ गया, प्लस कब होता है माइनस कब होता है वो समझ में आ गया, एरिया वेक्टर्स कैसे दिखते हैं वो समझ में आ गया, फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा, अगर छोटा एरिया हुआ तो ई डी ए कॉस थीटा, इस तरीके से अपन कर सकते हैं, राइट। अब अगर बात करें हम लोग कि हमारे क्लोज सरफेस में हम ऐसे गॉस थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, हम किसी और सरफेस के लिए गॉस थ्योरम क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा क्यों नहीं हो कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम पढ़ा दी, नहीं, क्लोज सरफेस पे ही लगती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में ये रूल है, इट इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। तो ऐसा क्यों है उसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले जरा एक खास बात समझते हैं कि हमारे क्लोज सरफेस के लिए ऐसी कौन सी बात है जो समझना बहुत आवश्यक है हर बच्चे के लिए। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक क्लोज सरफेस लेते हैं और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कमरे में रखते हैं। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस लाइंस घुसते समय देखनी है कितनी एंटर करी, और निकलते समय देखनी है कितनी एंटर करी कितनी एग्जिट करी। एंटर एग्जिट केवल गिनती करनी है। हाँ सच्ची में गिनती करनी है, 1 2 3 4, क्योंकि तुम्हें पता है बेसिकली ये गिनती ही है, ऐसे बैठ के गिनी नहीं जाती, लेकिन हाँ फीलिंग वाइज तो वो गिनती ही है। तो आपको एंटरिंग फ्लक्स देखना है, एग्जिटिंग फ्लक्स देखना है, और फिर आपको क्या करना है, अपने दिमाग में जल्दी से प्रोसेस करके फ्लक्स सोचना है कि नेट कितना फ्लक्स आया। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इन डायग्राम्स में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूं। तो चलो एक बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, अच्छे से देखना। ये क्लोज सरफेस है, इसके एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, घुसते समय चुभ रहे होंगे, निकलते समय जाने दे रहे होंगे। तो आपको सोचना है कितनी लाइनें एंटर करी और कितनी लाइनें एग्जिट करी। अगर हम ढंग से देखें तो ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं, और एंटर करी 2 लाइनें और एग्जिट भी करी 2 लाइनें। चलो नीचे वाली लाइन थोड़ी सी टच करके निकल के इसको थोड़ा दूर बना देता हूं। देखो एंटर भी 2 लाइनें करी और एग्जिट भी 2 लाइनें कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव लिखोगे और एग्जिटिंग फ्लक्स पॉजिटिव लिखोगे, तो आपका जो नेट फ्लक्स है दैट इज एंटरिंग प्लस एग्जिटिंग मिला के 0 होने वाला है, एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आने वाला है। अरे सर आप चालाकी चल रहे हो, आपने यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनाई इसीलिए ऐसा हुआ। आपने यूनिफॉर्म लाइंस बना दी ना सर, थोड़ी नॉन यूनिफॉर्म लाइंस बनाओ, फिर देखो कैसे नहीं आता फ्लक्स। चलो देखते हैं, अब मैं तुम्हारे लिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बना देता हूं। ये देखो ये देखो, तुम ये तो नहीं बोल सकते कि अब ये यूनिफॉर्म है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। अब गिन लो कितनी लाइनें एंटर करी और कितनी लाइनें एग्जिट करी। चलो अपन लोग मिलके गिनती करेंगे, ठीक है, चलो मिलके गिनती करेंगे, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलो तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये तो एंटर एग्जिट दोनों ही नहीं करी। यहां से स्टार्ट करते हैं 1, क्या ये एंटर करी? हाँ सर, हाँ हाँ थोड़ा सा दिख रहा है पास से देखो, एंटर करी। क्या एग्जिट करी? हाँ 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 एग्जिट भी करी। तो इसने एंटरिंग फ्लक्स भी बनाया, एग्जिटिंग फ्लक्स भी बनाया, एंटरिंग नेगेटिव एग्जिटिंग पॉजिटिव। ओके, क्या ये एंटर करी या एग्जिट भी करी? सर एंटर भी करी एग्जिट भी करी, तो इसने भी एंटरिंग और एग्जिटिंग दोनों फ्लक्स बनाए। चलो 3 नंबर देखो, यहां पर 3 नंबर ये जा रही है, क्या ये भी एंटर और एग्जिट करी? यस सर। 4 देखो, इसको देखो, क्या ये भी एंटर एग्जिट करी? यस सर। 5 इसको देखो, क्या ये भी एंटर करी एग्जिट करी? यस सर। चलो एक और बात, 6 ना एंटर करी ना एग्जिट करी। इसका मतलब अभी भी वो रूल लग रहा है कि जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस एग्जिट कर रही हैं। मतलब जितना फ्लक्स पॉजिटिव है उतना फ्लक्स नेगेटिव भी है। और अगर मैं फिर से नेट फ्लक्स पूछूं तो नेट फ्लक्स 0 होगा।
तो चाहे आप किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, चाहे किसी क्लोज सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, आपको उससे फ्लक्स नहीं प्राप्त हो रहा है। यह बात आपके दिमाग तक पहले पहुंच जानी चाहिए। तो सर मतलब कभी भी हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स हासिल ही नहीं कर पाएंगे? इट इज नेवर एवर पॉसिबल। लेट्स सी। तो अब मैं जो अगला डायग्राम बनाने वाला हूं, ये आपको बहुत अच्छे से मन में, दिमाग में सोच के इसके बारे में, मतलब अब मैं कमेंट तो नहीं करवा सकता, लेकिन हां, इसमें सोचना बहुत अच्छी तरीके से है कि क्या ये डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है। तो चलो मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी केस में किसी भी तरीके से इसके अंदर फ्लक्स आ जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा चालाकी चलनी पड़ेगी। ये देखो एक लाइन, चलो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ऐसे पांच लाइन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और यहां से एक और दो, बस। सर बीच में क्या हुआ? आपने पहले तो सारे डायग्राम में सब कुछ अच्छे, तो क्या बीच में लाइन जाके जुड़ के क्लच हो गई, या बीच में लाइन जाके फट गई, ऐसे टुकड़े हो गए उनके? हैं सर ये डायग्राम कंप्लीट तो करिए। नहीं, मैं डायग्राम कंप्लीट नहीं करूंगा। तुम ये सोचो क्या फ्लक्स इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले इतनी बात सोचो। पहले एक स्टेप वन एट ए टाइम। क्या इसमें फ्लक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर फ्लक्स तो आ रहा है, राइट, फ्लक्स तो है। कैसे फ्लक्स है? तो अगर हम देखें नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स में एंटरिंग प्लस एग्जिटिंग, राइट। अब क्या एंटरिंग फ्लक्स ज्यादा है, ज्यादा लाइनें घुस रही हैं? यस सर, एंटरिंग फ्लक्स इज ग्रेटर। सो एंटरिंग फ्लक्स अगर बड़ा है तो इसका नेट आंसर नेगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है। तो नेट आंसर इसका नेगेटिव ही आने वाला है। इसका मतलब इसमें फ्लक्स बन गया। अभी तक नहीं बन रहा था, लेकिन अब बनना स्टार्ट हो गया। तो कुछ तो गड़बड़ है, हैं? दाल में कुछ काला है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सर आप डायग्राम ढंग से नहीं बना रहे हो, क्योंकि मैंने आपको अभी तक एक चीज नहीं बताई है। वो चीज जैसी आप समझ लेंगे, सारी बातें, सारी किताबें खुल जाएंगी, आपके सारा दिमाग खुल जाएगा एकदम सही। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात समझना। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये चार लाइनें अंदर घुसी, दो कैसे बाहर निकली? हम तो लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं, लाइंस टूट नहीं सकती, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती, ब्रेक नहीं कर सकती, शार्प पॉइंट्स नहीं आ सकते, हम ये सब बातें पढ़ के आए। सर आपने डायग्राम बना के गलती करी। नहीं, मैंने सही किया है। अब देखना मैंने कैसे डायग्राम बनाया। एक्चुअल में मैंने अंदर एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज और एक छोटा नेगेटिव चार्ज रखा था। सॉरी, बड़ा नेगेटिव चार्ज और एक छोटा पॉजिटिव चार्ज रखा था। बड़ा नेगेटिव और एक छोटा पॉजिटिव रखा था। इससे क्या हुआ? इससे लाइनें टर्मिनेट हो गई और थोड़ी बहुत पॉजिटिव से बाहर निकल आई, कुछ लाइनें अंदर ही अंदर मर गई। ऐसा भी तो हो सकता है। अब डायग्राम जस्टिफाइड लग रहा है? हाँ सर यार बात तो सही लग रही है। इसका मतलब यह है बच्चों, और बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना है, इसका मतलब यह है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स तभी बन सकता है या तो अंदर कोई लाइन का ओरिजिनेटर बैठा हो, कोई लाइन पैदा करने वाला बैठा हो, या अंदर कोई लाइन का टर्मिनेटर बैठा हो, मतलब लाइन खत्म करने वाला बैठा हो। अगर अंदर लाइन ना पैदा करने वाला ना खत्म करने वाला कोई नहीं बैठा, तो चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर लो, क्लोज सरफेस से फ्लक्स नहीं आ सकता। लेकिन वही अगर अंदर कोई टर्मिनेटर या ओरिजिनेटर बैठा हुआ है तो फ्लक्स आने के चांसेस होने लगते हैं। और यही बात गॉस को समझ में आ गई थी कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस बनाते हैं तो उसमें फ्लक्स तभी लिंक हो पाता है जब उसके अंदर कुछ होता है। क्लोज सरफेस से फ्लक्स तभी बनेगा जब अंदर कुछ होगा, और कुछ होगा का मतलब कुछ नेट चार्ज होगा। अब अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि सर देखना सर यहां से दो तीन लाइनें अंदर घुसी थी, लेकिन सर यहां से तो खूब सारी लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो आप समझ गए होंगे अंदर कोई ओरिजिनेटर बैठा हुआ है, कोई लाइंस को पैदा करने वाला बैठा है। और अगर लाइंस को पैदा करने वाले की बात करें तो उसका नाम होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये मत बोल देना भाई साहब, वेरी वेरी सॉरी, ये मत बोल देना कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये बोलना अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये मत बोलना पॉजिटिव चार्ज ही है, क्योंकि ये लाइन कुछ अंदर भी जा रही हो सकता है छोटा नेगेटिव भी हो, छोटा पॉजिटिव भी हो, दो छोटे छोटे नेगेटिव हो फिर बड़ा सा पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें नहीं पता है।
बस तुम्हें ये ज्ञान मिल गया है, ये ज्ञात हो गया है कि अंदर कुछ तो है, और वो कुछ क्या है वो भी पता चल रहा है कि जैसे कि लाइनें ज्यादा बाहर निकल रही हैं, सो अंदर, मैं लिख दूं, यहां लिख दूं मैं, अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव है। रीजन देंगे क्योंकि नेट फ्लक्स एग्जिट कर रहा है और वो भी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश तुम्हें पकड़नी है। कहीं ना कहीं सर समझ में आ रहा है हमको कि ये फ्लक्स बचेगा या बनेगा, तभी बनेगा जब अंदर नेट चार्ज होगा, और फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा अगर नेट चार्ज भी पॉजिटिव ही होगा। राइट? चलो अब जरा और सोचते हैं। देखो यहां से, देखो यहां से समझना, अब तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। ये देखो कितना सारा फ्लक्स निकल रहा है, देखो कितना सारा फ्लक्स निकल रहा है, देखो अंदर से चमक निकल रही, एकदम ऐसे सूरज पकड़ लिया हो, कोई बल्ब के ऊपर हमने पर्दा डाल दिया हो, कोई चमकती हुई चीज को हमने घेर लिया हो, ऐसे फील करो। हाँ, मतलब इसमें लाइनें बाहर ही बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। और कैसा पॉजिटिव होगा? ठीक ठाक पॉजिटिव या बड़ा पॉजिटिव? सर इतनी सारा फ्लक्स निकल रहा है, बड़ा पॉजिटिव ही होगा। तो अगेन यू गॉट अ फीलिंग कि फ्लक्स पॉजिटिव है, चार्ज भी पॉजिटिव है, नेट चार्ज भी पॉजिटिव है, फ्लक्स भी पॉजिटिव है, और फ्लक्स अगर बड़ा है तो चार्ज भी बड़ा होगा। ये डायरेक्ट लिंकेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दो अपने दिमाग में। इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस में फ्लक्स तभी बनेगा जब उसके अंदर कुछ होगा, और उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा जितना ज्यादा अंदर नेट चार्ज होगा। यही बात गॉस ने अपने पहले स्टेटमेंट में बोली थी, जो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो व्हाट इज गॉस लॉ? व्हाट इज गॉस लॉ? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, किसी भी सरफेस से, अगेन किसी भी क्लोज सरफेस से आने वाला फ्लक्स, आने वाला नेट फ्लक्स, एंटरिंग एग्जिटिंग सब मिला के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अंदर कितना नेट चार्ज एंक्लोज्ड है। अगेन नेट चार्ज एंक्लोज्ड है, और जितना ज्यादा अंदर नेट चार्ज एंक्लोज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा। नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। बड़ा चार्ज होगा ज्यादा फ्लक्स आएगा, छोटा चार्ज होगा छोटा फ्लक्स आएगा। लेकिन ये फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है कितने वॉट का बल्ब है। अगर 100 वॉट का बल्ब जल रहा है, घेरा, तो 100 वॉट जैसी रोशनी निकलेगी। 200 वॉट का बल्ब जल रहा है, घेर लिया, 200 वॉट जैसी रोशनी निकलेगी, एंड सो ऑन। अब इसी में अगर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दें, क्योंकि बच्चों फ्लक्स का यूनिट सिस्टम अलग है, हमारे चार्ज का यूनिट सिस्टम है ना, इक्वालिटी तो नहीं लगा सकते, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर लगाएं तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज, यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज 1/ε0, 1/ε0, हमें फॉर्मूला मिलता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q enclosed, that is flux is equals to Q enclosed by ε0। ये हमेशा क्लोज सरफेस पे ही लगाना होता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस की अगर बात करें, उससे आने वाला नेट फ्लक्स अंदर बैठे हुए चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई बाहर चार्ज रख दें तो क्या फ्लक्स उससे फर्क पड़ेगा? क्या फ्लक्स को उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स से ये एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, मैंने यहां एक चार्ज रख दिया Q1। अब ध्यान से देखिए Q1 क्या कर रहा है। Q1 जितनी लाइनें फेंक रहा है उतनी लाइनें आर पार हो जा रही हैं, कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं कर पा रहा। Q1 कह रहा है दे तो रहा हूं लाइनें, क्या दिक्कत है? अरे तेरी लाइन का हमें कोई फायदा तो हो, जितनी लाइनें घुस रही हैं उतनी लाइनें निकल जा रही हैं। मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और अगले दिन तुमसे 100 रुपए वापस उधार ले लिए, तो मैंने तुम्हारा क्या किया? मैंने ना भला किया ना नुकसान किया, कोई फायदा नहीं कर पाए। वैसे ये कुछ हो रहा है। सो आउटसाइड चार्ज डज नॉट प्ले एनी रोल, आउटसाइड चार्ज डज नॉट प्ले एनी रोल, डज नॉट प्ले एनी रोल। बाहर का बंदू घर पे काम नहीं करेगा, घर के मैटर में बीच में नहीं बोलेगा। आउटसाइड चार्ज डजंट प्ले एनी रोल इन नेट फ्लक्स। याद रखेंगे, नेट फ्लक्स में कभी भी आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड द गॉस थ्योरम। यही है आपका गॉस लॉ। अब जैसे कि कभी भी कोई बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बताता हूं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों, ध्यान से देखना। कि मान लो उन्होंने आपको एक क्लोज सरफेस दिया
और उसमें अंदर लिख दिया Q1 Q2, बाहर लिख दिया Q3, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। तो बेटा क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स आएगा जो भी अंदर बैठा है Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। आउटर चार्ज से कोई बात नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप चाहें तो मैं फिर से इसको एक डायग्राम में दिखाता हूं। इस बार वैल्यू ले लेते हैं। लेट से 2 कूलम बाहर है, 3 कूलम यहां है, -4 कूलम यहां है ना जी। यहां पे ले लेते हैं -4 कूलम, -4 कूलम यहां है, 6 कूलम यहां है, 7 कूलम यहां है, ऐसा लिख लिया। आपको पता है, कोई पूछे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी नेट चार्ज इनसाइड 6 - 4 2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 कूलम बटे। सही है मेरी बातें? तो आई थिंक आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि गॉस लॉ तक पहुंचते कैसे हैं और बेसिकली गॉस लॉ किसके बारे में बात करता है। अब बच्चों अगर आपको गॉस लॉ की ये वाली बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, हाउ गॉस लॉ कम्स, हाउ गॉस लॉ कैन बी वेरीफाइड। गॉस लॉ को हम किस तरीके से अपने दिमाग के अंदर एक बार कि अरे नीचे एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, अरे बगल में चार्ज क्यों आया, ये सारी बात को एक छोटे से डेरिवेशन से समझ सकते हैं और उससे अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों गॉस लॉ के डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। आइए सॉलिड एंगल समझते हैं। तो सॉलिड एंगल के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेन एंगल बता देता हूं और फिर मैं आपको सॉलिड एंगल भी समझा देता हूं। तो चलिए इमेजिन करिए कि आप एक आर्क पे चल रहे हैं या एक आर्क कहीं आपने बना रखा है। अगर आप एक आर्क इमेजिन करते हैं तो वो आर्क हमेशा एक सेंटर की तरफ आपको इशारा करता है एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर एक कर्वेचर है, एक आर्क है, तो इट विल ऑलवेज डायरेक्ट यू टुवर्ड्स अ सेंटर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आर्क छोटा हो बड़ा हो, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप फील कर सकते होंगे, राइट? तो एक रेडियस भी फील कर पा रहे हैं हर जगह से, चाहे कहीं से भी चेक कर ले, ये रेडियस भी फील कर पा रहे हैं, आर्क भी फील कर पा रहे हैं, सेंटर भी फील कर पा रहे हैं। और जब भी एक आर्क अपने सेंटर की तरफ इशारा करता है तो वहां पर एक एंगल सबटेंड किया जाता है और इसी एंगल को प्लेन एंगल कहा जाता है। और जब भी इस प्लेन एंगल को डिफाइन करना होता है तो इसको रेडियंस में डिफाइन किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है आर्क बटे रेडियस, राइट? तो सारे बच्चे 11th क्लास में ये प्लेन एंगल की कहानी सुनते ही होंगे। बिल्कुल बात है, प्लेन एंगल, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, प्लेन एंगल को सब लोग जानते हैं। बट सॉलिड एंगल क्या होता है? अब इसी बात को थोड़ा सा 3D मॉडल पे लेके चलते हैं। तो अगर इमेजिन करते हैं हम लोग कि कोई एक तरबूज है या कोई एक 3D फिगर है जिसके पास एक सरफेस है और उस सरफेस पे अगर हम कोई एक पैच इमेजिन कर लें, पैच, या आप बोल सकते हैं एक एरिया इमेजिन कर लें, एरिया। तो किसी भी एक सरफेस पे एक एरिया इमेजिन कर लें, एरिया, एक पैच इमेजिन कर लें, तो वो एरिया अंदर की तरफ एक एंगल सबटेंड करने की कोशिश करता है, हमेशा सेंटर की तरफ एक एंगल सबटेंड करने की कोशिश करता है और वहां पर जो एक 3D फीलिंग सुंदर सी आपको आ रही है, इसी एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो आपने पहले भी कभी आइसक्रीम खाई होगी और आइसक्रीम जब खाई होगी तो आपने आइसक्रीम का एक ऐसा कोन भी देखा होगा, राइट? अब ये कोन अगर हम इमेजिन कर पा रहे हैं तो कोन के पास कुछ ऊपर से देखें तो एरिया नजर आएगा, सम एरिया। तो इस कोन के पास अगर इसमें आइसक्रीम भरी हुई होती तो कुछ एरिया ऑफ सरफेस होता और वो सरफेस एरिया अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक एंगल सबटेंड कर रहा है। और अगर आप ढंग से सोचे तो वो एंगल अंदर की तरफ जो बन रहा है दैट्स अ 3D एंगल, राइट? जिसके लिए लड़ाई होती है, अंदर की तरफ चॉकलेट होती है, जिसके लिए लड़ाई होती है, वो जो एंगल है अंदर की तरफ 3D में जो बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। अब बच्चों सॉलिड एंगल को अगर ढंग से लिखना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। तो सॉलिड एंगल को हम लोग टी रेडियंस में नापते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड इट्स डेफिनेशन इज एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। जितना एरिया आप इमेजिन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, जो भी रेडियस अंदर सेंटर की तरफ आप सबटेंड करवा रहे हैं उस एरिया से, उस रेडियस का स्क्वायर। और इसी को सॉलिड एंगल कहा जाता है, इसी को टी रेडियंस में नापा जाता है, राइट? यहां तक क्लैरिटी मिल रही है आपको? अब अगर हम एरिया को ऐसे ना इमेजिन करके थोड़ा गलत इमेजिन कर लें, राइट? मैं थोड़ा सा फील करवाता हूं। तो इमेजिन करिए
कि मैंने एरिया यहां पर ऐसे ले रखा है, राइट, ये मेरा एक पैच का एरिया है, लेकिन सेंटर मैंने यहां कहीं इमेजिन कर लिया। तो ये जो एंगल यहां पर सबटेंड करवाया जा रहा है ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, राइट। आपको पता है इसका सेंटर कहीं यहां कहीं होना चाहिए था, मैंने सेंटर गलत जगह ले लिया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एरिया वेक्टर दिखाऊं और उस एरिया वेक्टर के साथ रेडियस वेक्टर का एंगल भी दिखाऊं, अब मैं एक और वेक्टर बना रहा हूं जिसका नाम है रेडियस वेक्टर। ये हो गया रेडियस वेक्टर, यहां जो बाहर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में क्योंकि एक एंगल आ गया है, तो यहां पर आपको एरिया वो यूज करना पड़ेगा जो रेडियस वेक्टर के अलोंग हो, और रेडियस वेक्टर के अगर अलोंग एरिया लाएं तब जाके सॉलिड एंगल तैयार होगा। तो यहां पर अगर आप छोटे सॉलिड एंगल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने छोटा एरिया लिया हुआ है, तो छोटे सॉलिड एंगल के लिए आपको एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो रेडियस के अलोंग होगा, तब जाके एक सही से सॉलिड एंगल बन पाता है। तो ये भी सॉलिड एंगल के लॉजिक्स में या कॉन्सेप्ट्स में आपको यूज करना होता है। अब कोई बच्चा पूछता है कि सर जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि पूरा एंगल अगर एक गोल चक्कर ले लें तो पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, बट रेडियन में उसको 2 पाई कहते हैं, वैसे ही पूरे सॉलिड एंगल को क्या कहेंगे? तो जैसे हम कमरे के बीचों बीच बैठे हैं और कमरे के बीचों बीच बैठ के अगर हम पूरे कमरे को चारों तरफ से देखें तो सर वो पूरा कमरा हमारी तरफ एक सॉलिड एंगल बना रहा है, तो वो टोटल सॉलिड एंगल, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे स्फीयर हो, कैसा भी फिगर हो, क्लोज्ड होना चाहिए, दैट्स इट, क्लोज्ड होना चाहिए। वो पूरा क्लोज्ड फिगर हमारे सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है? टोटल। अब इस टोटल एंगल को 360 डिग्री नहीं कहते, इस एंगल को 4 पाई टी रेडियन कहते हैं। जैसे 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, वैसी सॉलिड एंगल में कंप्लीट सॉलिड एंगल किसी भी क्लोज सरफेस का, फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। अब बच्चों आप ट्राई करना चाहो तो आप एक स्फीयर लेके सोच सकते हो, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और हर जगह का एरिया रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो वहां कॉस थीटा का रट्टा खत्म हो जाता है, राइट। एक तरबूज इमेजिन करें एकदम गोल सा है, और अगर गोल तरबूज इमेजिन करें तो उसमें एरिया हर जगह रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा का रट्टा खत्म हो गया, तो सारा एरिया कितना हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सारा एरिया स्फीयर, स्फीयर सारा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हर जगह परपेंडिकुलर, और अगर मैं रेडियस के स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूं तो ये मेरा कंप्लीट सॉलिड एंगल तैयार होता है। तो कभी भी क्लोज फिगर की बात की जाए, फॉर एनी क्लोज फिगर, द कंप्लीट सॉलिड एंगल, द कंप्लीट सॉलिड एंगल will be always 4 pi टी रेडियंस, 4 पाई टी रेडियंस। ठीक है जी। तो आपको समझाने के लिए मैंने स्फीयर यूज किया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्लोज फिगर पे लगा सकते हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे कोई बॉक्स हो, एनीथिंग जिसके सेंटर पे आप बैठे हो और आप पूरे सॉलिड एंगल को इमेजिन करना चाहते हो, तो वो 4 पाई टी रेडियन होता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों समझाई? क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं मैं आपको गॉस लॉ का प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए एक चार्ज को इमेजिन करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज है जिस चार्ज की वैल्यू लिख देते हैं Q। सो लेट्स इमेजिन अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और Q इसकी वैल्यू है। अगर Q इसकी वैल्यू है तो ऑफ कोर्स सी बात है लाइंस इससे बाहर की तरफ निकल रही होंगी रेडियली आउटवर्ड्स। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से E बाहर निकल रही होंगी हर जगह से। आप चाहो तो उसको E वेक्टर भी लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो किसी भी R की दूरी पर, किसी भी R की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू हम लिख सकते हैं KQ/R स्क्वायर, राइट। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R स्क्वायर। अब इमेजिन करते हैं वहां पर एक एरिया, तो जहां मैंने आपको रेडियस दिया रखा है और वहां पर एक एरिया इमेजिन कर लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप एरिया को सीधा ही रखें, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी की तरह एक स्फीयर माने, आप कोई भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया इमेजिन कर लीजिए। तो लेट्स से आप वहां गए और आपने कोई टेढ़ा मेढ़ा एरिया इमेजिन कर लिया इस तरीके से, उसका एरिया वेक्टर कहीं उधर ही भग रहा है, कहीं टेढ़ा ही भग रहा है डीए वेक्टर, कहीं इधर ही भग रहा है डीए वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, राइट। और अब अगर हम इसको फ्लक्स लिखने की कोशिश करें, यहां पर इस एरिया से थीटा एंगल बना के फ्लक्स लिखने की कोशिश करें, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था?
ई ए कॉस थीटा, यहां क्या बनेगा ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं छोटा फ्लक्स लिखने की कोशिश करूं थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से छोटा फ्लक्स लिखूं तो बनेगा ई डी ए कॉस थीटा। ये तो गंदी सी लाइन बना दी मैंने, अच्छी सी सुंदर सी लाइन बनाता हूं, ठीक है, अच्छा सा बनाता हूं, ई डी ए कॉस थीटा यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो इससे अगर मैं छोटा फ्लक्स लिखूं तो बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, राइट। और अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी वैल्यू पुट कर दूं तो देखो मजा आ जाएगा आपको। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हटाते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दूं के क्यू बाय आर स्क्वायर और बगल में लिख दूं डी ए कॉस थीटा, तो ये मेरा वापस से फ्लक्स का फॉर्मूला तैयार है। अब मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, इसका मतलब मुझे ऐसे छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे पैचेस से पूरे चार्ज को कवर करना है, राइट। ऐसे छोटे छोटे एरिया खरीदते जाओ, ऐसे छोटे छोटे एरिया इंटीग्रेट करते जाओ तो आपका पूरा चार्ज कवर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे पैचेस को मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट डी फाई। और अगर मैं इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं तो मेरे पास रास्ते भर क्या बदलता जाएगा बच्चों, जैसे जैसे मेरा एरिया बदलता जाएगा वैसे वैसे मेरी दूरी भी चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं मैं स्फीयर बनाऊं, जरूरी नहीं मैं एनसीईआरटी की तरह स्फीयर बनाऊं, मैं कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा भाग सकता हूं तो मेरा रेडियस कहीं भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं एरिया भी आड़ा टेढ़ा ले सकता हूं तो मेरा थीटा भी बदल सकता है, और मैं एरिया बड़ा छोटा ले सकता हूं, मेरा डीए भी बदल सकता है। लेकिन कैसे भी कोशिश कर लो मेरा के और मेरा क्यू हमेशा सेम रहने वाला है। तो मतलब इंटीग्रेशन से के और क्यू दोनों बाहर आने वाले हैं। तो सर अंदर क्या बचने वाला है, वही तो इंपॉर्टेंट है। अंदर बचने वाला है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर इज नथिंग बट अ सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो क्या मैं इसी को के क्यू डी ओमेगा लिख सकता हूं, चेक करते हैं। क्या मैं इसी को डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख सकता हूं? यस सर। और क्या पूरे सॉलिड एंगल के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं फॉर क्लोज इंटीग्रल? क्लोज इंटीग्रल का मतलब जब तक ये पूरा क्लोज ना हो जाए। और बच्चों जब ये पूरा क्लोज हो जाता है तो किसके बराबर आता है? 4 पाई के बराबर। दोबारा बोलता हूं, जब ये पूरा क्लोज हो जाता है तो पूरा सॉलिड एंगल किसके बराबर आता है? 4 पाई के बराबर। तो अगर मैं यहां पे 4 पाई पुट कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो मेरा नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी, जरा ध्यान से देखते हैं, तो के की जगह लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चार्ज और बगल में इंटीग्रेट करके टोटल मिला के 4 पाई टी रेडियन। 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल किया और मेरा नेट फ्लक्स आ रहा है चार्ज एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हेंस प्रूव्ड, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो आपको यह बात बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि गॉस लॉ को हम कैसे बंद सतह से कितना फ्लक्स बनेगा, किसी भी बंद सतह से कोई भी चार्ज अगर अंदर रखा तो उससे कितना फ्लक्स बनेगा, हम अगर फ्लक्स को भी कैलकुलेट करते, इंटीग्रेट करते, तो हमारा क्यू एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट निकल के आता। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्लैरिटी है यहां पर? मजा आया आपको? चलिए, अब आपका गॉस लॉ भी क्लियर है, आपको गॉस थ्योरम भी समझ में आ रही है, कैसे पहुंचे गॉस थ्योरम तक वो भी आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो बात आती है गॉस थ्योरम के खतरनाक पॉइंट्स की। खतरनाक पॉइंट्स की, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो सारे बच्चों को गॉस थ्योरम के बारे में पता होने ही चाहिए। तो चलिए, ऐसे कुछ मेरे पास 4 से 5 पॉइंट्स हैं, और वो 4-5 पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आज के बाद गारंटी करता हूं कि कभी भी गॉस थ्योरम में कंसेप्चुअली मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले गॉस थ्योरम के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। तो गॉस थ्योरम का पॉइंट नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारा जो गॉस लॉ है वो गॉस लॉ हमेशा हमेशा और हमेशा एंक्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। दैट इज वेरी ट्रू कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको। तो जब भी आप गॉस लॉ लगाएं या उसकी एप्लीकेशन लगाएं, हमेशा उसको क्लोज सरफेस पे लगाने की कोशिश करें। आगे जाके हम कुछ सवाल भी लगाएंगे गॉस थ्योरम की मदद से, तो हम उसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि हमें क्लोज सरफेस इमेजिन करके रखना है। यह हमारा पॉइंट नंबर 1 है। और इसी के साथ इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, जिसको मैं पॉइंट नंबर 1 ही कहता हूं, कि यह तभी तक वैलिड है
जब तक कूलम्स लॉ वैलिड है? कूलम्स लॉ कहां से आ गया यहां पर? आ गया। कूलम्स लॉ क्या था कि दो चार्ज के बीच की फोर्स का फॉर्मूला होगा k q1 q2 बाय r², और वहीं से फोर्स को आपने चार्ज से डिवाइड करके फील्ड बनाया था। तो फील्ड में नीचे r² के पीछे का रीजन कूलम्स लॉ है। और अगर नीचे r² नहीं हुआ तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। ये सवाल कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, और अगर ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बिगड़ गया तो गॉस लॉ धाराशायी हो जाएगा। इसका मतलब अगर कूलम्स लॉ खिड़की से कूद के भागा तो गॉस को भी घर छोड़ के जाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गॉस थ्योरम तभी तक वैलिड है, गॉस थ्योरम इज वैलिड until कूलम्स लॉ इज वैलिड। कूलम्स लॉ, या बोल सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, वहां पे क्या आता है नीचे r², इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वैलिड, है ना जी। तो जब तक तुम्हारी फोर्स में नीचे r² आता रहेगा, जब तक तुम्हारी फील्ड में नीचे r² आता रहेगा, तब तक गॉस लॉ वैलिड रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1। यह आपको फर्स्ट पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 2 ऑफ द गॉस लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ खास बातें अबाउट गॉस लॉ चल रही है। पहली बात मैंने आपको बता दी है, दूसरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई भी क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं तो गॉस लॉ उस पे वैलिड रहेगा, बिल्कुल सही। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लोज सरफेस इमेजिन किया, राइट, और मैंने इसके अंदर एक चार्ज रख दिया Q, और मैंने आपसे बोला भैया मुझे इस क्लोज सरफेस से आने वाला फ्लक्स बताओ। तो आप कोई इंटीग्रेशन करने नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे कि सर मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मुझे आप एरिया बताओ, मैं एंगल देखूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, फिर आंसर बताऊंगा। नहीं, क्लोज सरफेस है, यूज गॉस लॉ, यूज गॉस लॉ। तो क्लोज सरफेस के लिए आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बोलेंगे, अरे सर ये तो गॉस ने डायरेक्ट बताया था कि नेट फ्लक्स होगा अंदर बैठा हुआ चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या आप अपना आंसर चेंज करना चाहोगे अगर मैं आपके साथ कुछ ऐसी हरकत करूं, दैट इज मैं आपके चार्ज को रीलोकेट करूं, मैं आपके चार्ज को अंदर कहीं और मूव करूं, मैं आपके चार्ज को कहीं और ले जाऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा अंदर ही मूव कर रहा हूं मैं। इसका मतलब चार्ज अंदर होना इंपॉर्टेंट है या चार्ज की सही लोकेशन होना इंपॉर्टेंट है? सर चार्ज का अंदर होना इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कुछ भी हो, घेर तो लिया ही है ना, घेर तो लिया ही है ना सर। हाँ घेर लिया है, क्लोज तो कर ही लिया है। इसका मतलब यह है कि हमारा गॉस लॉ कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा द एग्जैक्ट लोकेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चार्ज, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और आज के बाद क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलना स्टार्ट करते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज कहां स्थित है वो मैटर नहीं करता, है अंदर, ये मैटर करता है। Which brings us to point number 3, and point number 3 is again a very important point। बच्चों मैं फिर से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए फिर से कि मैंने आपको एक चार्ज दिया Q1 और एक को चार्ज दिया Q2, और मैंने आपको बोला कि सुनो मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, एक कपड़ा है जिस कपड़े से मैं इसको ढकने वाला हूं, आप क्या फ्लक्स बता पाओगे कपड़े से कितना निकलेगा? हाँ सर ढक लो बस। तो इसको ढक लेते हैं, घेर लेते हैं और बताते हैं टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? So total flux will be, the net flux will be Q1 plus Q2 by epsilon naught। दो चार्ज आपने घेर रखे हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे में कहूं कि सुनो यार मैंने थोड़ा सा बड़े कपड़े से घेर लिया, ज्यादा बड़ा एरिया यूज कर लिया, सुनना वापस से, Q1 Q2 थोड़ा बड़े कपड़े से घेरा, तो क्या बड़े कपड़े घेरने से ज्यादा फ्लक्स मिलेगा? एक 100 वॉट का बल्ब जल रहा है, आपने उसको एक काले कपड़े से कवर कर लिया, ठीक है, तो क्या उस बल्ब की रोशनी ज्यादा निकलने लगेगी काले कपड़े से? और आपने कपड़ा बड़ा कर दिया तो रोशनी और ज्यादा निकलने लगेगी? नहीं। ऐसा सुनने में लगता है कि फ्लक्स तो एरिया पे डिपेंड करता है, तो एरिया के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो केवल एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है। एरिया कितना भी बड़ा ले लो, है तो अंदर बल्ब ही, है तो अंदर वही चार्ज। इसका मतलब आपके चार्ज
जो अंदर है केवल उस पे डिपेंडेंसी है, शेप पे या साइज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं, आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि अंदर एनक्लोज चार्ज सेम है। तो इन ऑल द केसेस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जैक्ट शेप, या बोलता हूं द शेप, द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्या शेप है, साइज है, उस पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, इंडिपेंडेंट। यहां पे लिख दिया मैंने। क्लियरिटी है, समझ में आ रहा है? तो गॉस लॉ ये नहीं कहता कि मेरा एरिया ऐसा हो, सुंदर हो, ये सब बातें बात की है, ये सब एरिया वाली बातें गॉस नहीं कहता। गॉस कहता ढकना है भैया, कवर होना चाहिए, दैट्स इट। अब कवर बड़े से किया, छोटे से किया, हमें मतलब नहीं, कवर हुआ, अंदर जो चार्ज है बस उसी से फ्लक्स बनेगा, दैट्स इट। बिल्कुल फिक्स लॉ है। विच ब्रिंग्स अस टू पॉइंट 4। एंड व्हाट इज पॉइंट 4? जरा ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज पॉइंट 4? चौथा पॉइंट, ध्यान से, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत ही मजेदार पॉइंट है, और मैं अपने क्लास में बच्चों से जरूर पूछता हूं, मतलब मजा आ जाता है गॉस थ्योरम पढ़ाने में। बच्चों से सारे पॉइंट्स पूछने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अब बच्चों को एकदम 100% क्लैरिटी मिल गई, व्हाट इज गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस लॉ, हाउ इट वर्क्स। तो चलो एक काम करता हूं, मैं तुमको पूछता हूं और जरा तुम सोचना अपने दिमाग से। ये एक गॉसियन सरफेस है ना, टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूं मैं तो, हमेशा आदत डाल ली है। तो एक गॉसियन सरफेस है और अभी इसके अंदर मैं चार्ज रखने वाला हूं, लेकिन मैंने चार्ज देखो कहां रखा। अरे बेटा जरा देखना, मैंने अपने पॉइंट चार्ज को कहां रखा, देखना मैंने अपने पॉइंट चार्ज को कहां रखा। सर आपने तो पॉइंट चार्ज को गॉसियन सरफेस पे ही रख दिया है, गॉसियन सरफेस के ना इनसाइड ना आउटसाइड, सरफेस पे ही रख दिया। सो इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, इफ अ पॉइंट चार्ज is placed on the Gaussian surface, on the Gaussian surface, अगर मैंने इसको Gaussian surface पे रख दिया तो क्या अब आप इस Gaussian surface से फ्लक्स बता पाओगे? अब कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं बता पाएंगे, ये अंदर ही तो है, थोड़ा सा ढंग से देखो। कुछ बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर है, लड़ाई झगड़ा चालू क्लास में। साथ ही साथ कुछ बच्चे तो एक और नया कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सर सुनो, ये पॉइंट चार्ज है, अगर इस पॉइंट चार्ज के हम टुकड़े कर दें, भाई 20 से कुछ काटोगे तो ऐसा कटेगा ना, आधा आधा, तो सर आधा अंदर आधा बाहर। मैं गेट पे खड़ा हूं सर, मम्मी ने डांटा है कि घर से बाहर निकल जा, और मैं गेट पे खड़ा हूं कि निकल जाऊंगा बाहर। हाँ आप ज्यादा डांटती हो मुझको, मैं बाहर निकल जाऊंगा घर से, और मैं गेट खोल के खड़ा हूं, आधा पैर अंदर एक पैर बाहर, एक पैर अंदर एक पैर बाहर। तो सर बताओ मैं घर में हूं या मैं बाहर हूं? आधा अंदर हूं आधा बाहर हूं। अरे ये कोई लॉजिक नहीं लगाना। तुम एक फाइनाइट बॉडी हो, तुम कैसी बॉडी हो? एक फाइनाइट साइज बॉडी हो, और मैंने कैसा चार्ज दिया है? मैंने एक पॉइंट चार्ज दिया है, अच्छे से पढ़ो। पॉइंट चार्ज की कोई लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, एरिया नहीं होता है। इसका मतलब तुम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आधा अंदर है आधा बाहर है। पॉइंट इज नेवर डिफाइंड बाय इट्स डायमेंशन, पॉइंट को कभी डायमेंशन से डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसे में गॉस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। So if a point charge is placed on the Gaussian surface, then we cannot define electric flux through it. Electric flux through it. हम कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन नहीं कर सकते, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा साथ ही साथ कुछ बच्चे कहते हैं सर सही है ना, अंदर है ना बाहर है, तो फिर हम कंफ्यूज हो गए, तो ठीक है, बट एक्चुअली में रियलिटी में ऐसे नहीं बोला जाता। ठीक है ना, अंदर है ना बाहर है, वो तो समझ में आ रहा है कि हमारे सेंस के परे चला गया, हमारे लॉजिक के परे चला गया, ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ और तरीका भी तो होना चाहिए, और तरीका भी तो होना चाहिए जिससे बता पाओ कि अरे हाँ इसलिए, और एक पॉइंट और लो कि हाँ इसलिए इनवैलिड हुआ। चलो समझते हैं। क्या हम लिख सकते हैं फ्लक्स को Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर हम गॉस लॉ लगाएं? यस सर। क्या हम इसी फ्लक्स को अगर हम वैसे निकालते, कैसे निकालते, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, अगर ऐसे निकालते तो कैसे निकालते? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते एरिया के साथ, हर जगह हर पॉइंट पे E डॉट dA E डॉट dA E डॉट dA E डॉट dA E डॉट dA, सब जगह E डॉट dA करते, इंटीग्रेट करते, तब जाके आता वो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आता। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक जलता हुआ कोयला है, एक जलता हुआ कोयला है, जस्ट इमेजिन इट्स अ पॉइंट चार्ज, जस्ट इमेजिन इट्स अ पॉइंट चार्ज, और उस कोयले को तुम धीमे धीमे पास लाते जाओ। नहीं, ऐसा असली में किसी को नहीं करना है, बस केवल कह रहा हूं।
पॉइंट चार्ज को पास लाते जाओ, पास, अरे गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई, ओहो हो, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, अरे सर 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 सर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोयले को पास लाते जाओगे तो आपको उसकी गर्माहट महसूस होने लगेगी, वो भी उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी एज यू ब्रिंग इट क्लोजर। जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे, वैसे ही अगर आप यहां ई डॉट डी ए करेंगे तो अभी आप पॉइंट चार्ज के दूर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे आप इसकी तरफ चलना चालू करेंगे, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, आप आग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कोयले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो जल रहा है, दहक रहा है। और जैसे ही आप उस कोयले पे पहुंचे, कोयले नहीं, कोयले पे पहुंचे, आप जैसे ही उस आग पे पहुंचे, वहां दूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो बोल देता हूं, वहां दूरी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। और बेटा अगर दूरी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगर दूरी टेंडिंग टू जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और तुम कैसे करोगे ई डॉट डी ए, कैसे लाओगे ई डॉट डी ए? इसका मतलब हम पॉइंट चार्ज के ऊपर से नहीं जा सकते, हम पॉइंट चार्ज के थोड़ा बाजू से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से गुजर सकते हैं, लेकिन कोयले को लेके टच नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉट डिफाइंड हो जाती है, इस वजह से हमारा गॉसियन सरफेस किसी भी पॉइंट चार्ज को कट नहीं कर सकता है। लेकिन पते की बात समझिएगा कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, एक कंटिन्यूअस चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज में क्या क्या आते हैं, लाइन चार्ज है, डिस्क है, रिंग है ना, प्लेट है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। अगर ऐसे कंटिन्यूअस चार्जेस हैं, मैं लिख देता हूं बट, बड़ा सा बट, if there is a continuous charge, अगर यहां पे कंटिन्यूअस चार्ज है, देयर इज अ कंटिन्यूअस चार्ज, जैसे कि लाइन चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज है, ठीक है, रिंग कंटिन्यूअस चार्ज है, डिस्क कंटिन्यूअस चार्ज है, चार्ज एरिया में फैला हुआ है, डिस्क, शीट कंटिन्यूअस चार्ज है, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कंटिन्यूअस चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो फिर बिल्कुल बेझिझक गॉसियन सरफेस इन चीजों को कट कर सकता है, गॉसियन सरफेस इनमें से किसी भी पोर्शन को कट कर सकता है, डज नॉट मैटर। आपका गॉसियन सरफेस इसके आर पार जा सकता है, इनको कट किया जा सकता है, जहां से आप चाहो वहां से। यस, तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में आप अंदर और बाहर पता, अब इसमें पता भी चल जाएगा। देखो ये पूरी रॉड लैम्डा डेंसिटी की थी, है तो कितनी रॉड तुमने पकड़ ली पता चल रहा है, कितना चार्ज तुमने पकड़ लिया पता चल रहा है, कितना चार्ज तुमने एंक्लोज कर लिया पता चल रहा है। सिमिलरली ये पूरी रिंग कुछ क्यू चार्ज की थी, तुमने इसका फलाना पोर्शन पकड़ लिया, तो बताओ अंदर कितना चार्ज फंसा, पकड़ लेंगे, निकल आएगा। सिमिलरली डिस्क में सिग्मा और शीट में सिग्मा और सॉलिड स्फीयर में रो, इन सब का इस्तेमाल कर करके हम अंदर का एंक्लोज चार्ज पता कर सकते हैं, और ऐसे में गॉस लॉ विल बी वैलिड, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ विल बी वैलिड। ठीक है भाई, क्लैरिटी है, यहां तक क्लियर है? तो ये सब बातें देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं ना तो हमें वो एकदम अंदर तक बैठ जानी चाहिए कि हाँ ये है गॉस थ्योरम, अच्छा इसको कहते हैं गॉस थ्योरम। वरना क्या मतलब ऐसा भी पढ़ाई करने का जो पढ़ाई तुम्हें समझ में ही ना आए, ऐसी क्या पढ़ाई कि टॉपिक को तुमने थोड़ा सा है ना पलट के ऐसे झंझोड़ के देखा नहीं। हम जब दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हैं या खिलौना खरीदने जाते हैं या कोई भी मोबाइल खरीदने भी जाते हैं, हम उसकी फुल टेस्टिंग करते हैं, फुल टेस्टिंग, इसमें गिरा, इसमें गिराया, देखा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका साउंड कैसा है, इसका डिस्प्ले कैसा है, हर चीज की टेस्टिंग करते हैं बिफोर वी बाय इट, बिफोर वी गेट इट इनटू आवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में वो आ रहा है, हम उसका हर प्रकार से टेस्टिंग करते हैं। तो आप भी किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनाने से पहले उसकी कंप्लीट टेस्टिंग करा करो कि वो कॉन्सेप्ट में कंप्लीटली किस तरीके से टेस्टिंग, मतलब इसके सारे टेस्ट करने के बाद क्या अब वो हमारे दिमाग में बैठने को तैयार है विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों ये 4 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए तो अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं, 2-3 सवाल कराता हूं, जैसे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि अरे हाँ क्वेश्चंस भी तो बनते हैं इससे। तो पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको इन जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए इन पे भी आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। तो एक पहला क्वेश्चन
मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल का, जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक लेवल का। 2024 के पेपर में आया था, जेई मेंस 2024 के पेपर में आया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू चार्जेस ऑफ 5q and -2q are situated at a point 3a, 0 and -5a, 0। तो हमें एक एक्सिस बना लेनी चाहिए, एक एक्सिस बना लेते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो एक चार्ज 5q, एक चार्ज -2q, एक 3a, 0, तो 3a, 0 कहीं यहां होगा, 3a, 0, और एक -5a, 0। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, कौन सा चार्ज कहां है, तो 5q 3a पे है और -2q -2a पे, तो यहां -2q रखा हुआ है भैया, और यहां हमने प्यारा सा 5q रखा हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, स्फीयर क्लोज सरफेस, देखो 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 देखो, क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस 4a हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो एक ओरिजिन पे सेंटर बना के रेडियस को 4a लेके गोल चक्कर बनाओ और बताओ उससे कितना फ्लक्स आएगा। तो बच्चों अगर मैं ओरिजिन को सेंटर मान के गोला बनाऊं, कहां तक का गोला, 4a तक का गोला, कहां तक का गोला, -4a तक का गोला, 0, मेरा ओरिजिन है। तो अगर मैं ऐसे करके एक गोला बनाऊं, तो क्या इस गोले के अंदर एक चार्ज फंस गया और एक चार्ज बेचारा मिस कर गया, बाहर रह गया? यस। तो अगर जो चार्ज बाहर रह गया उसका फ्लक्स तो अब नहीं आ पाएगा, बट जो अंदर फंस गया उसका फ्लक्स बनेगा। तो कुल मिला के इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5q। अकॉर्डिंग टू अस फ्लक्स विल बी 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइनल जवाब होगा ऑप्शन डी। इजी, वेरी इजी सर, वेरी इजी। आओ थोड़ा सा अपना लेवल अपग्रेड करते हैं और कुछ अच्छा सवाल देखते हैं। तो देखो एक अच्छा सवाल दिखाता हूं, थोड़ा लेवल अपग्रेड करने के चक्कर में। ये देखो बढ़िया सवाल है, मजा आएगा, थोड़ा ही अच्छा है, बहुत ज्यादा भयंकर सवाल मैं कराता नहीं हूं ज्यादा भी, है ना। जब बेसिक क्लास पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्चुअल सवाल जितने अच्छे हो, ठीक है, अच्छा सवाल भी कराऊंगा। चलो, अ लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं। एक लाइन चार्ज है जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। पासिस थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए, एक साइड है, क्यूब है, क्यूब की साइड ए है, उसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वो पास कर रहा है ना, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स दैट कैन पास थ्रू द क्यूब। आप बताओ कितना सबसे ज्यादा फ्लक्स पास कर सकता है अगर वो लाइन चार्ज जो भी है जिसकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी है वो इस क्यूब में से आर पार हो रहा है, ठीक है। तो एक मान लो आपके जो चाकू है, वो चाकू आपका इसके आर पार कर देना है, तो उसके आर पार ऐसे कैसे करेगी, चाकू सबसे ज्यादा अंदर फंसे, क्योंकि चाकू जितना अंदर ज्यादा फंसेगा उतना ज्यादा अंदर चार्ज फंसेगा, और जितना ज्यादा अंदर चार्ज फंसेगा उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स बनेगा। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द फ्लक्स, अगर हमें फ्लक्स को मैक्सिमाइज करना है तो हमें चाकू ऐसे गोपना चाहिए कि सबसे ज्यादा लेंथ उसके अंदर फंस जाए, राइट। अब ऐसे में आपको समझ में आएगा कि अगर एक कोई क्यूब है तो इस क्यूब के अंदर अगर हम ऐसे चाकू डालें तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमने केवल लेंथ का इस्तेमाल किया, केवल एक सादा लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी बोलो क्यूब में सब सेम होता है, हमने केवल लेंथ का इस्तेमाल किया। अगर आप बोलते नहीं सर फेस डायगोनल को यूज करो, सर फेस डायगोनल ऐसे ऐसे फेस डायगोनल को यूज करो, अपने कमरे को इमेजिन करो, फेस डायगोनल को यूज करो सर, तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि तब भी हमने ज्यादा डिस्टेंस यूज नहीं किया, √2a का इस्तेमाल किया, ओनली √2a। लेकिन वही अगर कोई एक स्मार्ट बच्चा बैठा है कहता है अरे मेरे को पता है क्यूब में सबसे लंबा डिस्टेंस होता है एक कुन्ने से लेकर दूसरे कुन्ने तक का, फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर, ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, अगर हम बॉडी डायगोनल का इस्तेमाल करें और रॉड को यहां से, चाकू को यहां से गोपे और यहां से निकाले, तो इस टाइम सबसे ज्यादा लेंथ अंदर फंस गई होगी, और अगर सबसे ज्यादा लेंथ अंदर फंस गई होगी तो फ्लक्स इस टाइम होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्लक्स विल बी क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों क्यू एनक्लोज लिखने का तरीका है, एक यूनिट में अगर लैम्डा चार्ज है, अगर यूनिट मीटर में लैम्डा चार्ज है, तो अपने पास ए साइड का क्यूब है, और क्यूब में जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है √3a। ध्यान रखना, a √2a √3a, ए आपका साइड होता है, √2a आपका फेस होता है, और √3a आपका बॉडी होता है।
तो √3a तुमने फंसा लिया, √3a चार्ज तुमने अंदर फंसा लिया है क्यूब में। √3a इंटू लैम्डा, एक यूनिट में कितना चार्ज, लैम्डा, तो √3a में कितना चार्ज, √3a लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करना था, बाकी सवाल सच्ची में बहुत आसान था। अब आपको लगता होगा कि सवाल क्या सच में इतने ही आसान होते हैं या कठिन भी आते हैं? आते हैं कठिन, मैं नहीं कह रहा कठिन सवाल नहीं आते, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने का फायदा हर जगह मिलेगा। चाहे मेंस हो, अभी आपको मैंने मेंस का सवाल करा के दिखाया बेसिक सा, चाहे ऐसे टाइप के सवाल हो जो मैंने अपनी तरफ से दिया आपको, या एडवांस हो, मैं फिर से कहता हूं या एडवांस हो। सो 2009 थोड़ा पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन एडवांस में भी आप इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सवाल चटका भी सकते हैं। तो चलो जरा ध्यान से पढ़ना है वाला सवाल, और फिर से तुम्हें मैं बोलूं वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज कर लेना, और फिर अपन इसको मिलके करेंगे। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल किस तरीके का है। अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in a xy plane with its center at -a/2, 0, 0। केवल यहां तक का पहले क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड कर लो। कह रहा है एक डिस्क है जिसका रेडियस a/4 है, जिसपे टोटल चार्ज 6 कूलम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको एक्स वाई प्लेन में रख के दी गई है डिस्क, और उसका सेंटर है -a/2, 0, 0। अच्छी बात क्या है कि हमारे पास एक सपोर्टिंग डायग्राम है यहां पर, और सपोर्टिंग डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि वो डिस्क कहां पर प्लेस्ड है, राइट, एकदम प्रॉपर दिख रहा है, और इसका सेंटर भी दिख रहा है, ये सेंटर है -a/2, 0, 0। एक्स वाई प्लेन आपको दिख रहा होगा, राइट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ a carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on x axis। तो अभी एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड भी आ गई भाई साहब इनटू द गेम, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है a, और उसको भी आपने रखा है a/4 से लेकर 5a/4 तक। तो यहां पे आपको रॉड दिख नहीं रही होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूं, डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लैरिटी से दिख रहा था। तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक का आपका एक रॉड है, ठीक है। याद रखिएगा रॉड की पूरी लेंथ a है, स्टार्टिंग पॉइंट a/4 है, एंड पॉइंट 5a/4 है, कोऑर्डिनेट वाइज 5a/4 है। आगे पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0। अच्छा, 2 पॉइंट चार्जेस और है, तो एक -7 कूलम का रखा है a/4 -a/4, मतलब आपका x में पॉजिटिव y में नेगेटिव, x में पॉजिटिव y में नेगेटिव, मतलब आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई साहब, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में -a/4 a/4 -a/4, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है जी। और लास्ट ये कितने कूलम था, ये था हमारे पास -7 कूलम, ये -7 कूलम। डायग्राम में हमें बस दिखाना है सब चीजों को। एंड दूसरा चार्ज है -3a/4, 3a/4, -3a/4 नेगेटिव एक्स एक्सिस, 3a/4 पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये, अरे देखो इन्होंने कहां दे रखा है, ये वाला चार्ज यहां रखा है -3a/4, 3a/4, ठीक है जी। ये देखो पूरा डायग्राम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। कंसिडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सरफेसेस। अब देखो 6 सरफेस इमेजिन कर दें, वो 6 सरफेस कौन कौन से हैं, 6 सरफेस देख लेते हैं। +-a/2, 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 मतलब जैसे मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, अगर मैं अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, 0,0 पे खड़ा हूं, तो +-a/2 मतलब x में a/2 -a/2, ये मेरे दो दीवारें हो गई, ठीक है। +a/2 तक जाना है, यहां पे -a/2 तक, ये मेरी दो दीवारें हो गई। y में भी +a/2 -a/2, दो दीवारें ये हो गई। z में भी +a/2 -a/2। हो गया कमरा बंद, हो गया कमरा बंद, हो गया क्लोज सरफेस। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो आपको ये उन्होंने बना के दिया है, बट आपको 3D में इमेजिन करना है कि इट्स अ क्लोज सरफेस, इट्स अ क्यूब। अब आपसे पूछा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। बस क्वेश्चन ही पढ़ना टफ था, क्वेश्चन पढ़ती बच्चा बोले इतना बड़ा क्वेश्चन जेई एडवांस टफ ही आया होगा, रहने देते हैं कल करेंगे, नहीं।
आज ही करेंगे, अभी करेंगे और अभी इसका आंसर निकालने वाले हैं अपन, ठीक है। चलो अब आराम से देखो, तुम्हें क्या पता है तुम्हारी डिस्क कितनी अंदर है, साफ साफ दिख रही है, डायग्राम में भी दिख रही है, और अगर लॉजिकली भी सोचो तो भी समझ में आ जाएगा। तो डिस्क कितनी अंदर है, आधी डिस्क अंदर है। आधी डिस्क अंदर है मतलब कितना चार्ज है डिस्क का, डिस्क का चार्ज है 6 कूलम। 6 कूलम का आधा 3 प्लस। आगे रॉड देखते हैं, रॉड कितनी अंदर है। तो ये है a/2, यहां तक कितने गए थे x में, a/2। a/2 पे दरवाजा बंद, a/2 पे क्यूब बंद, क्यूब बंद हो गया तो मतलब तुम कितने अंदर रह गए, a/4 ही अंदर रह गए। तुम्हारी पूरी लेंथ कितनी थी रॉड की, a, कितना पोर्शन अंदर रह गया, a/4, केवल a/4 पोर्शन अंदर फंस गया, मतलब 1/4 रॉड फंस गई। 1/4 रॉड, अच्छा रॉड कितने की थी, 8 कूलम की, 1/4 अंदर फंस गई, ओके 8/4, 2 कूलम रॉड की वजह से आ गया अंदर। और कोई चार्ज फंस गया क्या एक चार्ज फंस गया, कौन सा वाला सर, -7, -7 कूलम अंदर फंस गया। इसका कोऑर्डिनेट चेक करो, a/2 और a/2 के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी फंस गया, -7, ये बच गया बेचारा, ये बच गया कैसे, ये बाहर रह गया, 3a/4, 3a बाहर रह गया। तो मतलब टोटल चार्ज एंक्लोज क्या क्या है, 3 2 -7 बटे ε0, तैयार है फ्लक्स, तैयार है 5 -7 -2 फ्लक्स इक्वल्स टू -2 बटे ε0। क्लियर, चेक करें, चेक करें कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो ये हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देने लग गया हूं। यहां पर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना आखिरी पॉइंट, दैट इज पॉइंट क्रमांक 5 ऑफ आवर गॉस थ्योरम। तो बच्चों लास्ट पॉइंट ना बहुत फेवरेट पॉइंट है मेरा और बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है बच्चों के हिसाब से। अगर हम गॉस लॉ लिखें तो कैसे लिखते हैं, हम गॉस लॉ लिखते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्यू एंक्लोज बाय ε0, ठीक है। ये तो उसका मैं क्या बोलता हूं उसको, ये ब्यूटीफुल वाला है, ब्यूटीफुल वाला, ब्यूटीफुल वाला, ये ब्यूटीफुल गॉस लॉ है। अभी तुमने वो अगली गॉस लॉ देखा, अगली 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 पगली, देख अगली गॉस लॉ, अगली गॉस लॉ कैसे दिखता है, गंदा सा, गंदा सा कैसे, फ्लक्स को लिख ले क्लोज इंटीग्रल ऑफ, बच्चों को डरा दो, बच्चों को भगा दो, E.dA इक्वल्स टू क्यू एंक्लोज बाय, जबकि है कुछ नहीं, वो फ्लक्स को ही E.dA लिख रहे हैं बस, क्लोज इंटीग्रल ऐसे दिखा रहे हैं जैसे करने वाले इंटीग्रेशन, कुछ करने नहीं वाले, कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, केवल बस दिखाने का है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। अगर तुम फ्लक्स को ऐसे ना निकाल के E.dA करके निकाल दे, मैंने तो निकाल के दिखाया, सॉलिड एंगल से मैंने E.dA करके दिखाया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब डरना नहीं है LHS से, LHS डरावना दिखने लगता है जैसे फ्लक्स खुलता है। तो ये LHS है, ये RHS है, ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। अब पूछते क्या है वो लोग, वो कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ कि कोई सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है और उस सरफेस के कुछ अंदर चार्ज है, कुछ बाहर चार्ज है, ओके, ठीक है, एक अंदर अंदर बाहर बाहर, ठीक है। तो बेटा बताओ कि ये फ्लक्स कितना बनने वाला है। अरे अंकल क्या पूछ रहे हो, फ्लक्स पूछ रहे हो, अरे यार ये तो बहुत ही बेसिक पूछ रहे हो सर। सर अंकल फ्लक्स बनेगा Q1 + Q2 बाय ε0। तो बेटा फ्लक्स किससे बनने वाला है, तो सर फ्लक्स बनने वाला है Q1 + Q2 बाय ε0। ये RHS में कौन सा फैक्टर आता है, तो जब भी आप फ्लक्स कहते हो, फ्लक्स वो बनता है Q1 + Q2 बाय ε0। ये आपका RHS है, RHS, इस बात का ध्यान रखिएगा, RHS है आपका हमेशा ऑलवेज एंक्लोज चार्ज, एंक्लोज चार्ज, ये आपका RHS है जो फ्लक्स बताता है। सर LHS भी तो फ्लक्स ही है, हाँ बिल्कुल सही, LHS भी फ्लक्स ही तो है, टोटल मिला ले तो। लेकिन अगला सवाल अंकल बड़ा खतरनाक पूछते हैं, अगला सवाल अंकल पूछते हैं कि बेटा एक बात बताओ, अच्छे से बताना, अगर इस P पॉइंट पे मैं E.dA कर रहा हूं, ये E.dA जो मैं करता नहीं हूं बट कर रहा हूं मान लो, तो उसमें E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, वो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या Q1 Q2 की है या वो Q1 Q2 के अलावा किसी और की भी है। तो बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चों अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि अरे फ्लक्स भी अंदर वालों का आता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर वालों की आती होगी, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भेजें, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड भेजें और सबका इंटीग्रेशन करें, तब जाके जो नेट E आता है उसी का E.dA होता है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसी का E.dA होता है। तो इसका मतलब दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट,
Q1, Q2, Q3, Q4, inside, outside, all charges. इनसाइड आउटसाइड ऑल चार्जेस, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज की वजह से आती है। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट, इसलिए इस कंफ्यूजिंग पॉइंट को सबसे अच्छी तरीके से नोट जरूर करिएगा। तो बच्चों ये था हमारा गॉस लॉ पे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद जो टॉपिक होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें आप इसी को यूज करके कभी फ्लक्स निकालते हो, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो और कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस भी करते हो। तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बट अगेन अगर बात करें कंसेप्चुअल गॉस लॉ की, तो कंसेप्चुअल गॉस लॉ यहां पे समाप्त होता है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, जो टॉपिक्स हमारे क्लास 11th और 12th के बहुत मजेदार और बहुत शानदार होते हैं, जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, और अगर आपको पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, तो आप थ्योरी ऑफ फिजिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे परमानेंटली साल भर के लिए जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको मेरी तरफ से कोई और रिक्वेस्ट चाहिए हो, आपकी कोई और रिक्वेस्ट हो, आपकी तरफ से कोई और कोई बात हो कि सर मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, प्लीज कमेंट करने से ना कतराइएगा। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।